गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ओके बेटा, तो इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने आपका पॉइंट नंबर S2 डिस्कस किया था। एक्सरसाइज ये आपका 12.5 है। इसमें हमने पॉइंट नंबर ऑलरेडी सारे पॉइंट K1, K2, K3, K4 एंड S1, S2 ये सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें पॉइंट नंबर S3 की बात करना है, जिससे हमें यहाँ पे देखना है क्या एग्जैक्टली स्टेटमेंट क्या करना है। चलिए देखते हैं। देखो क्वेश्चन स्टेटमेंट है, इसमें क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रीम of two ratios in continuous proportions is 100, find the mean proportions of the ratios। बहुत इजी होता है। मीन प्रोपोर्शंस का आप जानते हो, स्क्वायर इक्वल टू, आपके लिए एक फार्मूला प्रिपेयर फॉर्म हो जाता है। मीन प्रोपोर्शन का स्क्वायर जो होता है, मीन टर्म्स का जो स्क्वायर करने पे क्या कर सकते हैं आप, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम टर्म्स, यही तो होता है। ये फार्मूला आप कैसे फॉर्म हुआ था, जैसे मान लीजिए बात करते हैं, ओके इसमें करना क्या आपको, if the product of the extreme of two ratios in continuous proportions is 100, find the mean proportion of the ratios। यानी हमें क्या फाइंड करना है, इस रेशियो का मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है, जिसके एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट 100 है। तो लेट्स से आप जानते हो मीन टर्म भाई क्या होता है, अगर ऐसे 3 टर्म्स दिए जाते हैं, किसी 3 रेशियोज की बात कर ले, यदि 3 टर्म्स जो कंटिन्यूस प्रोपोर्शंस में, ये 3 टर्म्स हैं आर इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन, यानी कैसे है, ये कंटिन्यूस प्रोपोर्शंस में है। तो इसका मीन टर्म क्या है, बी। मीन टर्म क्या है, बी। एक्सट्रीम टर्म्स क्या है इसके बेटा, ये एक्सट्रीम टर्म्स ए और सी, यस ए एंड सी इसके एक्सट्रीम टर्म्स हो गए, और बी क्या है, इसका मीन टर्म है। तो आप इसको अगर रेशियो ये कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में, तो आप ऐसे राइट कर सकते हो, a by b is equal to b by c। सही है। तो आप ये भी जानते हो सर b इंटू बी होता है, यानी b इंटू बी इज इक्वल टू a इंटू सी हो जाता है। और ये क्या है, ये है प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम। ये स्ट्रीम टर्म का प्रोडक्ट है। और सर ये क्या है, आपसे कोई पूछता सर बी इंटू बी क्या होता है, मीन टर्म्स का स्क्वायर है, मीन प्रोपोर्शंस का स्क्वायर है। बी इंटू बी मीन्स मीन स्क्वायर इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रीम। आई होप ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब इसी फॉर्मूले करते हुए हम मीन टर्म फाइंड या मीन प्रोपोर्शन फाइंड कर लेंगे। तो मीन स्क्वायर इक्वल टू, मीन टर्म हमें नहीं पता, तो मीन का स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम होता है। और वहां पे क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम दिया गया 100। क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम दिया गया 100। यहाँ से मीन की बात करना, तो मीन के लिए आप स्क्वायर यहाँ से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा। आप स्क्वायर रूट ऑफ 100 की बात करेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 100 10। यस, आप करके फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू भी देखिए, 10 का स्क्वायर 100 होता है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 10 हो जाएगा। यानी मीन टर्म या मीन प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। यस सर। गुड बेटा, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसमें क्या किया गया, वही सेम एज जो कॉन्सेप्ट कंटिन्यूस प्रोपोर्शन का होता है वही यूज किया गया इसमें। ठीक है, पहले हमने क्या किया, लेट कर लिया ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन, ये आपको शो करने के लिए, फार्मूला दिखाने के लिए। मीन का स्क्वायर इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, मैंने मान लिया कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, a by b इक्वल टू b by c, यानी इसके रेशियोज इक्वल होंगे। यहाँ से b इंटू बी इक्वल टू a इंटू सी हो जाएगा, और ये प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम हो गया, और ये b इंटू बी आपका मीन का स्क्वायर हो गया। ये मीन टर्म का ही तो है, बस फॉर्मूले का यूज कर लिया हमने, और यहाँ से आंसर आ गया आपका 10। मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या आ गई, 10। ओके,
Yes, sir. Yes. What happened? यस बेटा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यस बेटा, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन आपका भी यहाँ पे पॉइंट नंबर एस क्लियर ही हो गया है। अब पॉइंट नंबर A1 की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट A1, इन्होंने कहा द कॉस्ट ऑफ 4 पेन, ये जो स्टेटमेंट है कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 4 पेन इज ₹24, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 24 पेन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। बेटा जी कह रहे हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आपको क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ 24 पेन इफ द कॉस्ट ऑफ 4 पेन इज ₹24। तो बेटा जी ऐसे कर सकते हो, देखो लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 24 पेन इज ₹X। मान लेते हैं वो कॉस्ट ऑफ 24 पेन कितना हो जाएगा, ₹X हो जाएगा। देन आप जानते हो ये सारे कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस में होंगे, ये सारे टर्म्स 4 और 24 का जो रेशियो होगा वही रेशियो 24 और x का भी होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस में होंगे। भाई सेम पेन है ना, पेन तो एक ही है, तो कॉस्ट भी उसी के अकॉर्डिंग वैरी करेगी। देन 4, 24 and x are in continued proportion, are in proportion। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो यूनिटरी मेथड का यूज करते हुए, लेकिन हम इसका इन्होंने कहा है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कांसेप्ट का यूज कीजिए, तो हम ऐसे कर रहे हैं। देन 4, 24 एंड x आर इन प्रोपोर्शन। अब आप जानते हो 4/24 इज इक्वल टू क्या राइट करेंगे, 24/x। बात इतनी क्लियर है? या मीन का स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम, ये भी राइट कर सकते हैं। क्यों? Yes, sir. अरुण गुप्ता एंड महक, द अंश पांडे, ये बार बार समझाना पड़ेगा क्या? अंश पांडे, आपसे कह रहा हूँ वीडियो ऑन कीजिए, जिससे बोल रहा हूँ क्लास म्यूट कर दे रहे। चलिए हम देखते हैं क्या है। इन्होंने कहा अगर ये प्रोपोर्शन में तो ये सेम रेशियो फॉर्म करेंगे, n=24 इक्वल टू हो जाएगा 24:x, यानी ये प्रोपोर्शन में होंगे। कह सकते हैं सर 4 into x क्या हो जाएगा, 4x, या इससे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो आप। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। अब क्या करोगे, x 1 जा x, यानी x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x ही आएगा, और यहाँ आएगा 24 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू कितना होता है, 24 6 जा 144, कितना होता है 144। यहाँ से x की वैल्यू यानी कॉस्ट ऑफ 24 पेंस इज इक्वल टू आ जाएगा ₹144, बिकॉज मैंने यही लेट किया था, लेट द कॉस्ट ऑफ 24 पेन इज ₹x, और x की वैल्यू कितनी आई है 144। ठीक है, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का यूज करते हुए Yes, sir. Yes. क्योंकि जो इसमें 24 है वो मीन टर्म हो गया, यानी जस्ट सेम टर्म है। ठीक है,
तो हम थर्ड टर्म मान लेट करेंगे x। पॉइंट ये भी क्लियर ही हो गया होगा आप लोगों का, इसमें किसी को डाउट नहीं होना Yes, चाहिए। sir. जब इससे पहले की कई No, sir. से टाइप की किए हो आप लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे अब। पॉइंट नंबर A2 की बात करेंगे। इसमें दिया गया द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स इन क्लास 6 इज 9:15। If the ratio of the number of boys to girls in class 7 is 15:x and 9:15 is proportional to 15:x, find the value of x। कहने का मतलब इसी स्टेटमेंट का यूज करना और कुछ करना ही नहीं है। कुछ भी उसमें दिया गया उससे हमें नहीं मतलब, हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। इसमें स्टेटमेंट क्या दिया है, 9:15 इज प्रोपोर्शनल टू 15:x, यानी कंटिन्यूस प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट ही यूज करना है। यही तो दिया गया है, 9:15 Yes, sir. is proportional to 15:x, find the value of x। तो आप राइट कर लग सकते हो यहाँ पे कि प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू मीन टर्म का मल्टीप्लाई कर दो, या 9/15 इज इक्वल टू राइट कर लो 15/x। चलो सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा, या सिंप्लीफाई ना करो तो चलो यहाँ पे राइट करेंगे 9x और यहाँ से ये 15 into 15 हो जाएगा। इंप्लाई दैट राइट करेंगे 9x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाई 15। हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना था। x इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। तो आप क्या करोगे सर, 9 से कट करना है तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 5 जा, कुल मिला के 5 5 जा 25। कितना आ गया भाई, 25 x की वैल्यू। x की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 25 के। किसी पॉइंट को लेकर डाउट तो नहीं है आप लोगों को? No, sir. No, sir. गुड बेटा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसमें आपका अभी पॉइंट नंबर A2 डिस्कस किया मैंने, x की वैल्यू फाइंड करना था, ये कंटीन्यूअस प्रोपोर्शंस में थे, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लिया आप लोग। अब हम पॉइंट नंबर A3 की बात करेंगे। The number of novels and science books in a library are 45 and 20 respectively. The ratio between the numbers of novels and history books is equal to the ratio between the numbers of history books and science books. Find the number of history books in the library. चलिए फिर से क्वेश्चन को बताते हैं। इन्होंने क्वेश्चन स्टेटमेंट की बात किया है। देखिए, द नंबर ऑफ नोवेल्स एंड साइंस बुक्स इन अ लाइब्रेरी आर 45 and 20 रिस्पेक्टिवली। नोवेल्स और साइंस बुक के नंबर्स दिए गए हैं, तो इससे हम रेशियो निकाल लेंगे। इसका क्या निकाल लेंगे, रेशियो। इसके अलावा इन्होंने कहा द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ नोवेल्स एंड हिस्ट्री बुक्स इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ हिस्ट्री बुक्स एंड साइंस बुक्स। हिस्ट्री बुक की पता नहीं है, बात नहीं किया गया, लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ हिस्ट्री बुक्स बी एक्स। हम करेंगे क्वेश्चंस को, देखो कैसे। पहले हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, एक बार क्वेश्चन को फिर से देख ले रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ हिस्ट्री बुक्स इन द लाइब्रेरी। आपको ये बताना है कि लाइब्रेरी में सर कितने हिस्ट्री बुक्स हैं। तो कैसे, देखो लेट करो, लेट द नंबर ऑफ हिस्ट्री बुक्स इन लाइब्रेरी लाइब्रेरी की स्पेलिंग मैंने रॉन्ग कर दिया, कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं। लाइब्रेरी में ए नहीं होना चाहिए था। लाइब्रेरी
बी एक्स। बेटा जी मान लेते हैं कि हिस्ट्री की बुक्स लाइब्रेरी में कितनी है, एक्स है। अब क्या करना है, अब अलग अलग रेशियो निकालो। तो रेशियो किसका, इन्होंने कहा द नंबर ऑफ नोवेल्स एंड साइंस बुक्स इन अ लाइब्रेरी आर 45 and 20 respectively. द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ नोवेल्स एंड हिस्ट्री बुक्स। सबसे पहले राइट करेंगे द रेशियो between the number of novel and history books and history books। बेटा जी हिस्ट्री बुक्स के और नोवेल जो आपका नोवेल बुक्स है, ठीक है, उसके बीच का रेशियो अगर निकालना है तो दोनों के नंबर तो क्लियर होने चाहिए, तभी तो रेशियो निकाल पाओगे। किसी चीज का रेशियो निकालना है Yes, तो sir. तो दोनों के नंबर क्लियर हैं। नोवेल बुक्स भी आपको पता है और हिस्ट्री बुक भी पता है कितने हैं। वो अलग चीज है, एक का वेरिएबल के फॉर्म में पता यस है। सर। देखो नोबेल बुक की बात करें यहाँ पे तो उन्होंने बताया था 45। क्वेश्चन में दिया गया, आप लोगों के पास बुक होगा, देख Yes, सकते हैं sir. वहां पे। यहाँ पे नोबेल बुक 45 दिया गया और साइंस बुक 20, ये ध्यान रखना। चलिए 20. नोबेल बुक है 45 और हिस्ट्री बुक है एक्स, हमने यहाँ माना, तो इसका रेशियो हो जाएगा 45:x। क्लियर बेटा, ये चीज क्लियर हो गई। 45 Yes, sir. अब लिखेंगे, राइट करेंगे, कहा गया सेकेंड स्टेटमेंट का, इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ हिस्ट्री बुक्स एंड साइंस बुक। अब बात कर रहे हैं कि रेशियो निकालो ऑफ हिस्ट्री बुक्स एंड साइंस बुक्स। राइट करेंगे द रेशियो ऑफ हिस्ट्री एंड साइंस बुक। बेटा हिस्ट्री और साइंस बुक का रेशियो का कितना हो जाएगा, आप लोग बताइए कितना होगा। हिस्ट्री की नंबर कितना, हिस्ट्री बुक के कितने नंबर है, क्या है? X is to 20. यस, एक्स हिस्ट्री बुक है और साइंस बुक की बात करो तो 20 है, तो आंसर आएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, x:20। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यदि प्रश्न कहता है सर दोनों के रेशियो इक्वल हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों के रेशियो इक्वल दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे। सॉरी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा दोनों के रेशियो इक्वल है, तो रेशियो के इक्वल होने का मतलब ये प्रोपोर्शंस में है। इसका मतलब 45:x इज प्रोपोर्शनल टू x:20, है ना। अब बात करते हैं तो सॉल्व की, तो 45 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 20। चलो अब यहां से देखो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू कितना, 45 मल्टीप्लाइड बाई 20 रहेगी 30। यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 900 और x इक्वल टू निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 900। सर 30। यस बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 900 इक्वल टू होता है 30। आप इसका अंडर रूट निकाल के चेक करना, 30 आ जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री बुक 30 है। इट मीन्स नंबर ऑफ हिस्ट्री बुक की बात की गई थी, इन्होंने कहा था नंबर ऑफ हिस्ट्री बुक कितने होंगे, 30। आपने फाइंड करके चेक किया, एक्स ही तो हिस्ट्री बुक थी, तो नंबर ऑफ हिस्ट्री बुक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आई होप इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। देखो जो जैसा No, sir. क्वेश्चन था उसी का यूज किया गया है, ठीक है बेटा। अविरल, अंश, अरुण, किसी को डाउट तो नहीं है इस पॉइंट को लेकर? नो सर। चलिए अब हम नेक्स्ट
पॉइंट की बात करेंगे यूनिटरी मेथड की। किसकी बात करेंगे? ये आपका पॉइंट कंटिन्यूस प्रोपोर्शन से रिलेटेड अभी तक हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। अब बात आती है यूनिटरी मेथड। सेम एज होता है, जो कंटिन्यूस प्रोपोर्शन यूज किया गया था ना, यानी प्रोपोर्शन यूज करो और यूनिटरी मेथड यूज करो, बात एक ही होती है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे यूनिटरी मेथड की। इसमें हम यूनिट वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी कुछ भी दिया गया हो हम यूनिट टर्म की या यूनिट क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो उसके अकॉर्डिंग जितना भी आप किया गया होगा हम फाइंड कर लेंगे। देखिए यूनिटरी मेथड क्या होता है? इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट कम्स इन हैंडी इन अ लॉट ऑफ एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स। It is used in calculating cost, the distance covered in unit time, the rate at which a water tank gets filled, and rate of completion of work, to name a few. ठीक है, यानी कई सारे मैथमेटिक्स में बहुत बड़े स्तर पे यूज किया जाता है। इन्होंने कुछ प्लेसेस भी बता रखे हैं, जैसे हम किसी चीज की कॉस्ट फाइंड करनी होती है तो वहां पे यूनिट कॉस्ट पहले फाइंड करते हैं। तो उस यूनिट कॉस्ट के थ्रू कितना भी नंबर का कॉस्ट फाइंड करना हो तो हम कर लेते हैं ना। ऐसे कवर्ड इन डिस्टेंस, कवर्ड इन यूनिट टाइम, यानी टाइम एंड डिस्टेंस में भी इसका यूज करते हैं। वर्क एंड टाइम में इसका अच्छा खासा यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें ये बता रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये क्या करेंगे आगे, इसके जो भी इससे रिलेटेड पॉइंट होंगे उन्हीं को डिस्कस करेंगे, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए द method of finding the cost of one item to find the cost of the required number of the same item is called unitary method. पहले इस मेथड में क्या करते हैं, हम कॉस्ट ऑफ वन आइटम फाइंड कर लेते हैं। देन आफ्टर जितना रिक्वायर्ड हमें होता है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द सेम आइटम, यानी उस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सेम आइटम का हम कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। वन कॉस्ट के मतलब वन आइटम के कॉस्ट से हम रिलेट करके जितना भी आप किया गया होगा, जितने भी नंबर का कॉस्ट उसमें आप किया गया होगा हम बता सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब एक बात आती है, देखिए इसका अल्टरनेट मेथड क्या होता है। अल्टरनेट मेथड है और एक है तो डायरेक्ट मेथड होता है। जैसे इन्होंने कहा सर 6 कप का जो कॉस्ट प्राइस है ये पहले डिस्कस किया गया था यहाँ पे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैप्स बाय मल्टीप्लाइंग। देखिए इसका मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या था, ये था क्वेश्चन। इफ द कॉस्ट ऑफ 6 कप और कैप्स is rupees 420, then find the cost of 2 cups, then find the caps है यहाँ पे not cup, then find the cost of 2 caps। बेटा 2 caps का कॉस्ट फाइंड करना है, तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड के थ्रू करेंगे तो कैसे, पहले राइट करेंगे CP ऑफ 6 caps is equal to rupees 420। अब यूनिटरी मेथड में पहले कॉस्ट ऑफ वन आइटम फाइंड करते हैं, तो यानी कॉस्ट ऑफ वन कैप, एक कैप का कॉस्ट फाइंड करेंगे तो रुपीज 420 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, यानी 6 से डिवाइड कर देंगे। आंसर कितना आएगा यहाँ पे Sir, 70. यहाँ के आंसर की बात करें तो रुपीज 70 ये कॉस्ट ऑफ 70. वन कैप आ जाएगा। अब बात करते हैं सर कॉस्ट ऑफ, तो कॉस्ट ऑफ 2 कैप, 2 कैप का कॉस्ट है 1 का पता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का कॉस्ट पता So, फाइंड कर देंगे। 140. यस बेटा ये यूनिटरी मेथड हो गया। ये कौन सा मेथड, यूनिटरी मेथड। Unitary method. लेकिन बात करनी है एक और तरीका है, इन्होंने कहा अल्टरनेट मेथड भी यूज कर सकते हो, जिसमें हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन का यूज करते हैं अल्टरनेट मेथड में। ये इन्होंने करके दिखाया, इसका यूज मैंने पहले भी करना बताया था आप लोगों को, याद है कि नहीं। अल्टरनेट मेथड का यूज तो पहले भी बता चुका हूं मैं, है ना। इससे पहले की क्लासेस में, सॉरी इससे पहले के एक्सरसाइज में हमने इसको क्लियर कराया था।
हमें बताया था इसका रेशियो, यानी इन दो टर्म्स का जो रेशियो होगा और इनका रेशियो सेम होगा, क्योंकि ये सेम थिंग्स की बात कर रहे हैं, तो उनके कॉस्ट भी उसी रेशियो में इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। ठीक है, नंबर जैसे क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो उसी रेशियो में कॉस्ट भी इनका इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। तो चलिए अब हम पॉइंट पे आते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, 1 बाय 1 करके हम इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है ए पॉइंट का, द कॉस्ट ऑफ 2 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹240, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ। बहुत ही इजी है, 1 मीटर ऑफ क्लॉथ का कॉस्ट फाइंड करने के लिए आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से ₹250 को डिवाइड करने पे क्या आएगा? 120। यस, 120 ये आ जाएगा। तो इसमें ये क्वेश्चन तो मैं नहीं करने वाला, आप लोग करेंगे इसको। अब इसमें क्या, अ मैन अर्न्स ₹12,000 in 20 days, हाउ मच डज ही अर्न पर डे? सेम एज 20 से डिवाइड करना है, सेम एज आपको क्या करना है, 20 से डिवाइड कर देना है। ओके, यस सर। अब 20 से डिवाइड कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि वो कितना पर डे अर्न करता है। तो इसको भी कर लेंगे आप लोग भाई। यूनिट वैल्यू की सॉरी कॉस्ट फाइंड करनी है, यानी पर डे की कितना अर्न करता है, तो यहाँ पे 20 से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज उसके 20 डेज की अर्निंग दी गई है 12,000। पॉइंट नंबर सी की बात कर ले। पॉइंट नंबर सी में करें, व्हाइल ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ अ कार कवर्स 360 किलोमीटर in 6 hours, how much distance does it cover in an hour? बेटा एन आवर की बात किया, 6 आवर में 360 किलोमीटर कवर करता है, तो एन आवर में कितना कवर करेगा? 1 घंटे में कितना कवर कर लेगा? डिवाइड कर दीजिए बाई 6, 362 16 60 डिवाइड किलोमीटर। कर दीजिए, यानी आपको करना क्या है? 60 किलोमीटर। यस, 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा वो इन एन आवर। ओके, करता है। तो यहाँ पे आपका जो पॉइंट नंबर क्वेश्चन A1 है, इसमें सारे में यूनिट वैल्यू की ही बात की गई है, यूनिट वैल्यू क्वांटिटी की ही वैल्यू फाइंड करनी है। ओहो, ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चंस में एक ही चीज है, कॉस्ट ऑफ 1 बुक, वेट ऑफ 1 बुक, चार्ज ऑफ 1 पैसेंजर और 1 बस। देखते हैं 5, देखिए आप क्वेश्चंस की बात कर ले ई की, द कैंस ऑफ पेंट आर रिक्वायर्ड टू पेंट 125 साइन बोर्ड, हाउ मेनी कैन ऑफ पेंट आर रिक्वायर्ड टू पेंट 1 साइन बोर्ड? तो भाई 5 कैंस है, यहाँ पे 5 कैन से 125 साइन बोर्ड को पेंट किया जा सकता है, तो 1 साइन बोर्ड को पेंट करने के लिए कितना पेंट लगेगा? एक चीज है बेटा, ध्यान देना थोड़ा सा लैंग्वेज, यहाँ पे करें 5 cans of paint are required to paint 125 साइन बोर्ड, यानी बेटा 125 साइन बोर्ड को पेंट करने के लिए कितने कैंस का यूज किया जाता है? 5 कैंस का यूज किया जाता है। आप कह रहे हैं सर अगर हाउ मेनी कैंस ऑफ पेंट आर रिक्वायर्ड टू पेंट 1 साइन बोर्ड, तो 1 साइन बोर्ड को निकालने के लिए आप करोगे यहाँ से 5 डिवाइड बाई 125 कैंस, कितना आएगा? 5 डिवाइड बाई 120, 125 से 125 कैंस साइन बोर्ड पेंट किए जा सकते हैं इन 5 कैंस, सॉरी थ्रू 5 कैंस। सो पेंट्स आर रिक्वायर्ड या कैंस आर रिक्वायर्ड टू पेंट 1 साइन बोर्ड इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 125, क्या हो जाएगा?
5 डिवाइड बाई 125, ध्यान रखना 125 डिवाइड बाई 5 मत कर देना, Yes, sir. क्योंकि हमें वन साइड Yes, बोल के sir. बताना कमेंट करने के लिए। कितना फ्रैक्शन में आंसर आएगा 1/25, कितना आएगा 1/25। बेटा ये क्लियर है? पॉइंट नंबर एफ की बात कर ले चलो। If 4 buses can accommodate 160 passengers, find the number of passengers in one bus. एक सेकेंड, यहाँ 4 बस की बात की गई है और इसमें कितने पैसेंजर आते हैं 160 पैसेंजर। तो एक में कितने आएंगे, वन बस में 4 से डिवाइड कर दीजिए, 160 बाई 4, ठीक है, डिवाइड टू 160 बाई 4, So 40. यस। बेटा जी इसमें आप लोग पॉइंट नंबर 1 से जितने भी क्वेश्चन इसमें पुट किए गए सारे ट्राई करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सुनो, जो आपका A2 है, A3 है, A4, यानी जितने भी अब रिमेनिंग क्वेश्चन है यहाँ पे A1 A2 करके, वो नेक्स्ट क्लास में आपका क्लियर कर दिया जाएगा। वैसे इसमें भी वही सब करना है। चलिए एक मैं करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग ट्राई करेंगे। Train runs at a uniform speed of 64 km/h. How much distance does it cover in 45 minutes? ये कौन मेरे के हो? बेटा जी यहाँ पे करना क्या है आपको, इसको हम अल्टरनेट मेथड से यूज करते हुए कर सकते हैं या डायरेक्ट यूनिटरी मेथड का यूज करते हुए। पहले एक तरफ राइट करेंगे आप स्पीड ऑफ द ट्रेन, क्या स्पीड ऑफ द ट्रेन, शायद स्पीड की बात की गई नहीं, तो मुझे नहीं लग रहा स्पीड की बात की गई। एक तरफ बात की गई है 64 डिस्टेंस और टाइम की बात की गई है। एक तरफ कवर डिस्टेंस और एक तरफ क्या होगा टेकन टाइम। अब ये ध्यान रखना यूनिट कौन सा दिए हो, अगर यहाँ कवर डिस्टेंस में हम बात करें किलोमीटर में तो ठीक है, ये किलोमीटर हो गया। अब यहाँ टेकन टाइम आप मिनट की बात किया गया तो मिनट में कर लो, मुझे केस में मिनट में बात किया है तो टेकन टाइम मिनट में कर लो। आप क्या करोगे बेटा जी, ये करा अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है तो 64 किलोमीटर कवर करने के लिए से 1 आवर का टाइम लगता है, यानी 60 किलोमीटर कवर करता है इन 1 आवर। 1 आवर है 60 मिनट। आप जानते हो 1 आवर पे कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो यहाँ मिनट में भी 60 मिनट राइट करेंगे। अब उन्होंने आस्क किया है हाउ मच डिस्टेंस डज इट कवर इन 45 मिनट। अगर ये 45 मिनट टेक करता है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एक्स। कितना डिस्टेंस, एक्स। आप जानते हैं ये अल्टरनेट मेथड में इनका जो रेशियो होगा, यानी इनके द्वारा पहले कवर डिस्टेंस और टेकन टाइम का जो रेशियो होगा बाद में भी वही रेशियो, क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। तो यानी ये आपके प्रोपोर्शंस में होंगे 60, इसका जो रेशियो होगा 60:60 इज प्रोपोर्शनल टू x:45। अब 60 डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू x/45। 1 जा 45, 1 जा 45, इट मींस x इक्वल टू 45 किलोमीटर। यानी कितना डिस्टेंस कवर करेगा 45 मिनट में, 45 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा वो, ठीक है। अगर वो 1 आवर में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 45 मिनट में 45 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। सेम एज इसको आप चाहते तो यूनिटरी मेथड के थ्रू भी कर सकते थे, बट आप जैसा करना चाह रहे हो कर लो, और नेक्स्ट क्लास में जो भी डाउट्स होगा वो क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है बेटा। तो आज के लिए क्लास ओवर किया जाएगा, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जो भी
यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किए गए, इनको आप लोग ट्राई कीजिएगा और इसके फर्दर पॉइंट्स होंगे वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेंगे. ओके, गुड बाय एवरीवन. Yes, sir. Sir, goodbye. Goodbye. बाय बेटा, बाय एवरीवन.